गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून अभय, मानसी, अभिषेक, नंदिनी, रूपक, तरुण, शिल्पा, दिवाकर, मोन्टू, नितिन, नंदिनी, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, सोनू, अभिषेक, नितिन, विकास, कीर्ति, भोला, मयंक, शिवांगी, राहुल। बहुत गर्मी पड़ रही है यार, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। सारे सिस्टम हैंग हुए पड़े हैं इतनी भयंकर गर्मी में, है। सारे एसी फेल हो गए भैया, आदमी फेल हो जा रहा है इतनी भयंकर गर्मी में। तो आप लोग सारे बच्चे अपनी अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बहुत सारे बच्चे आपके, बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी में बैठे होते हैं, लाइब्रेरी में एसी की हवा खा रहे होते हैं। लेकिन वो याद रखें, जब वो लाइब्रेरी में बैठे हैं तो भैया फिर लाइब्रेरी में ही बैठे रहे। ऐसा नहीं कि 1 घंटे बैठे, फिर थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए 5 मिनट बाहर धूप में घूमने लगे, फिर आ गए, फिर धूप में चले गए। तो अगर आप ऐसे करोगे तो बेटा तबीयत खराब होगी। और अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो बीच में स्टडी ब्रेक होगी, और स्टडी ब्रेक होगी तो बहुत नुकसान होगा। क्योंकि जो हम फ्लो बनाते हैं ना पढ़ाई करने का, वो बड़ी मुश्किल से बन पाता है, बहुत मुश्किल से। और जब एक बार वो फ्लो बन गया तो उस फ्लो को तोड़ना मत। क्योंकि वो जब टूटता है तो दोबारा बड़ा जुड़ना मुश्किल हो जाता है ना। हाँ जी, जिस रिदम से आप पढ़ाई कर रहे हो बस उसी रिदम से पढ़ाई करना। बिल्कुल भी बीच में ब्रेक मत आने देना। इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, सबसे पहले वो अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि अगर हेल्थ परफेक्ट है, अगर आप मेंटली और फिजिकली परफेक्ट हैं, तो फिर पढ़ने का एक अलग ही मजा होता है। फिर पढ़ने का ना वो आउटपुट निकलता है। अगर आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो उसका फिर आउटपुट नहीं निकलता। फिर आप गधे की तरह मेहनत करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता। समझ रहे हो जी? हाँ। लव फ्रॉम नेपाल, तुम यार नेपाल से ज्वाइन कर रहे हो क्या हमें? लव फ्रॉम नेपाल, अभी बच्चा बोलेगा लव फ्रॉम नेपाल सुन के, लव फ्रॉम लव फ्रॉम पाकिस्तान। फिर एक बच्चा बोलेगा लव फ्रॉम अमेरिका, लव फ्रॉम लंदन, लव फ्रॉम पेरिस। क्यों भाई? एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही ओपन होती है, हमारी नेपाल में कहाँ ओपन होने लगी एप्लीकेशन? इस बैच में सीजीएल, सीएचएसएल, देखो एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सीपीओ का जो पेपर होता है, सीजीएल का पेपर होता है, सब एक जैसे ही पेपर होते हैं। एसएससी के जितने भी, कल भी तो मैंने बताया था, जो रीजनिंग है बेटा, जो रीजनिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये रीजनिंग हर बैच के लिए सेम है। एक्सेप्ट बैंकिंग, बैंकिंग वाले जो बच्चे हैं उनके बेसिक पार्ट कवर होता है। बैंकिंग की स्पेशल प्रैक्टिस मैं नहीं कराता हूं। वरना उसके अलावा चाहे तुम यूपीएससी की बात कर लो, चाहे एसएससी के किसी एग्जाम की बात कर लो, रेलवे के किसी एग्जाम की बात कर लो, टीचिंग की बात कर लो, पुलिस के किसी एग्जाम की बात कर लो, मैं आपको रीजनिंग स्पेशल पढ़ाता हूँ। ठीक है? और उस रीजनिंग स्पेशल का मतलब होता है कि अब आप रीजनिंग में मास्टर बन चुके हो। अब आपके सामने कोई भी एग्जाम आ जाए जिसमें रीजनिंग आती है, तुम चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। और मैं आप लोगों को वीओडी भी इसलिए दे देता हूँ रीजनिंग की, ताकि जिन बच्चों को जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है वो वीओडी से जाकर अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले। है ना? अगर आप जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो वीओडी से कर लो। ठीक है? रेगुलर बेसिस पे आप क्लास अटेंड करो। उसमें से हाँ ये चीजें हो जाती हैं, अगर आपका जल्दी एग्जाम है, जैसे मान लो एसएससी सीजीएल का 13 अगस्त से पेपर है। आप में से बच्चे बहुत सारे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया होगा, 13 अगस्त को एग्जाम भी देना है, एक ही महीने बचा है। तो फिर वो सेलेक्टिव टॉपिक जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से पढ़ा होगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो देखो किसी भी एग्जाम के लिए साल 6 महीने तो लगते हैं। तुम ये मत सोचो कि 1 महीने में पढ़कर तुम एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। 1 महीने 2 महीने में वो बच्चे कर लेते हैं जो पहले से पढ़े होते हैं, जिनकी पहले से तैयारी होती है। समझ रहे हो जी? चलिए, तो भैया आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ। और आज के जो टॉपिक का नाम है, एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक के साथ हम बचपन से फैमिलियर हैं। जिस दिन से हम पैदा हुए हैं वो टॉपिक हमारे साथ ही साथ चल रहा है। ठीक है? बिल्कुल प्रैक्टिकल टॉपिक है, बहुत ही बेसिक सा, मजेदार सा, इंटरेस्टिंग था। और पढ़ने में एक अलग लेवल का मजा आता है इस चैप्टर को। और इस चैप्टर का नाम है कैलेंडर। है ना? इस चैप्टर का नाम है कैलेंडर। अगर मैं कैलेंडर टॉपिक की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कैलेंडर है जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत आता है? क्योंकि मार्केट में कई सारे कैलेंडर हैं। है ना? कैलेंडर तो बहुत टाइप के होते हैं। तो हमारे एग्जाम में कौन सा कैलेंडर आता है भैया? हमारे एग्जाम में जो कैलेंडर आता है वो आता है, हाँ जी, अगर मैं बात करूं कैलेंडर की, तो हमारे एग्जाम में जो कैलेंडर के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो इंग्लिश कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं।
इंग्लिश कैलेंडर। इंग्लिश कैलेंडर वो कैलेंडर है जो हमारे घर पे टंगा हुआ होता है, हालांकि आपके घर पे ना हिंदी कैलेंडर भी होता है। ठीक है, आपके घर पे क्या है, हिंदी कैलेंडर पंचांग होता है किसी किसी के घर पर। आपकी जो मम्मी है या आपकी दादी है, वो कभी कभी ना पंचांग को देखती है कि आज कौन सी तिथि है ना, वो ऐसे बात करते हैं ना। उनके महीनों, उनके, आपने अपनी दादी या अपनी मम्मी के मुंह से कभी सुना होगा कि वो महीनों के नाम कभी जनवरी फरवरी मार्च में नहीं बताती है। सबकी मम्मी सबकी दादी नहीं, लेकिन कुछ लोगों की मम्मी कुछ लोगों की दादी। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो मम्मी है उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों के मंथ पता है ना। मेरी जो दादी है वो सिर्फ हिंदी के महीनों को जानती हैं। तो मेरी दादी हमेशा बोलती है कि बेटा चैत का महीना चल रहा है, फागुन का महीना चल रहा है, पूस का महीना चल रहा है, तो वो ऐसे बातें करती है। तो ये जो चैत्र फागुन पूस आषाढ़ माह, ये जो महीने होते हैं ना, ये हिंदी कैलेंडर के महीने होते हैं। हिंदी कैलेंडर जिसको हम पंचांग कहते हैं, है ना। और हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में जो कैलेंडर है, डेट इज इंग्लिश कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर। इसका नाम ग्रिगोरियन है क्योंकि ग्रिगोरियन ने बनाया था। डेट इज इंग्लिश कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसमें 12 महीने होते हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक। समझ रहे हो? हाँ जी। अच्छा, अगर, हालांकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, देखो अभी मैं कुछ जो कैलेंडर से रिलेटेड बातें करूंगा वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये कुछ बेसिक सी नॉलेज है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, जो हमें पहले से पता होनी चाहिए, बट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे कि हिंदी कैलेंडर और इंग्लिश कैलेंडर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, मतलब कोई बेसिक एक डिफरेंस तो होता होगा। देखो बेसिक डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप जब पैदा हुए थे, आप जब पैदा हुए थे, पता है, आपके, आपका नाम रखा था पंडित जी ने, आपका नाम रखा था। जैसे कि मेरा नाम रखा गया पीयूष, मेरी जो राशि है वो है वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो हमारा पंडित जी ने नाम रखा था, नाम जो रखा था वो रखा था पंचांग से लेकर, है ना। पंचांग पंडित जी ने खोला, जन्म पत्री हमारी खोली, फिर उसके अकॉर्डिंग, पंचांग के अकॉर्डिंग पंडित जी ने हमारा नाम रख दिया, है ना। पंडित जी ने पंचांग देखा, पंचांग के अकॉर्डिंग हमारा नाम रखा गया, किसी एक लेटर पे हमारा नाम आ गया अल्फाबेट पे, और एक हमें राशि दे दी पंडित जी ने। ठीक है, हाँ जी, जो हमारे नाम की राशि है। और जब आप पैदा हुए थे तो उस दिन कोई ना कोई तो डेट ऑफ, मतलब कोई ना कोई तो डेट रही होगी। ठीक है, तो जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो हमारे इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग होती है। जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है, हाँ, जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है यानी कि ग्रिगोरियन कैलेंडर जो हमारे सिलेबस में है, उसके अकॉर्डिंग एक डेट ऑफ बर्थ होती है। और डेट ऑफ बर्थ की राशि अलग अलग होती है। आपको पता है ये दोनों राशि अलग अलग होती है। हमारे नाम की जो राशि है, हमारे नाम की जो राशि है, और जो हमारे डेट ऑफ बर्थ की जो राशि है, ये दोनों राशियां बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ये दोनों राशियां बिल्कुल अलग अलग है। नाम की राशि अलग होती है, डेट ऑफ बर्थ की राशि अलग होती है। और आप लोगों को एक चीज अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो हमारे नाम की राशि होती है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं मून साइन। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको इंग्लिश में कहते हैं मून साइन। और डेट ऑफ बर्थ की राशि को हम इंग्लिश में कहते हैं सन साइन। डेट ऑफ बर्थ की राशि को हम इंग्लिश में कहते हैं सन साइन। ये भी बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ सर, ये भी बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। एक साथ सारे सब्जेक्ट बेटा अपने मैनेज करो, अपने अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज करो कि कैसे क्या पढ़ना है आप लोगों को। हम्म। हाँ जी। तो हमारे दो राशियां होती हैं, एक तो राशि होती है मून साइन, एक राशि होती है सन साइन। आपने कभी सोचा है जो पंचांग से नाम रखा जाता है उसकी राशि को मून साइन क्यों कहते हैं, और जो कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ होती है उसकी राशि को सन साइन क्यों कहते हैं? इसके पीछे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ये जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है ना, ये इंग्लिश कैलेंडर बेस्ड होता है सन पर। ये हमारा इंग्लिश कैलेंडर किस पर बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है सन पर। पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है ना, पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा कर रही है। तो वो जो परिक्रमा कर रही है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, वो एक साल में करती है, और उसको डिवाइड किया गया है 12 महीनों में। तो इंग्लिश कैलेंडर बेस्ड है सन पर, लेकिन जो पंचांग है, जो हमारा हिंदी कैलेंडर है, पंचांग होता है हमारा हिंदी कैलेंडर। ये जो हिंदी कैलेंडर होता है ना, ये बेस्ड होता है मून पर। ये किस पर आधारित होता है? ये आधारित होता है चंद्रमा पर, बेस्ड ऑन मून। जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। आपको पता है कि मतलब एकादश जो पहला दिन होता है, फिर वहां से लेके पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक, अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक एक 15-15 दिन का स्लॉट होता है। समझ रहे हो? चांद को आप देखना, वो 15 दिन में, अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक, पूर्णिमा में फुल मून होता है,
और फिर धीरे धीरे मून बढ़ता रहता बढ़ता रहता बढ़ता रहता है। तो एक 15 स्लॉट में तो मून बेटा धीरे धीरे बढ़ता है। 15 स्लॉट में तो मून धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है मून, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है 15 स्लॉट में। 15 दिन में पूरा हो जाए, फिर धीरे धीरे घटना शुरू होता है। फिर मून धीरे धीरे घटना शुरू होता है। तो 15 दिन मून बढ़ता है, 15 दिन मून घटता है। तुमने हिंदी में कभी अपने घर वालों से सुना होगा, हम बोलते हैं ना उजेर पाक और अंधेर पाक। अभी तो अंधेर चल रहा है, अभी उजेर चल रहा है। तो 15 दिन उजाला रहता है जब मून बढ़ता है, और 15 दिन अंधेरी रात होती है। आप कभी नोटिस करना बेटा, हर महीने में 15 दिन अंधेरी रात होगी, और हर महीने में 15 दिन है ना उजाला होगा। तो जब मून बढ़ता है तो उजाला होता है, जब मून घटता है तो अंधेरा होता है। समझ रहे हो? हाँ जी, 15-15 दिन का स्लॉट होता है ये। तो ये जो हिंदी कैलेंडर है ये बेस्ड होता है किस पर? मून पर। इसीलिए इसकी जो राशि बनी है उसको हम मून साइन कहते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा पर आधारित होता है। और इंग्लिश जो कैलेंडर की राशि बनाता है वो सन पर बेस्ड होता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं सन साइन। तो अब आप समझ गए कि सन साइन क्या है और मून साइन क्या है। क्या हम मून साइन बोलते हैं, क्या हम क्यों हम सन साइन बोलते हैं, है ना? चलिए साहब, बेटा कोई भी अगर आपको क्लास लेनी है तो आप वीओडी से जाके पढ़ सकते हो। अगर आप अपनी मर्जी से कोई स्पेशल चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो आप वीओडी से जाके पढ़ सकते हो। आप लोगों को वीओडी इसीलिए दी गई है ताकि आप वहां अपनी मर्जी से सिलेबस कंप्लीट करो। लेकिन मेरी मर्जी से करोगे तो मैं रेगुलर बेसिस पे लाइव आके एक क्लास लूंगा आपकी, आप उसमें क्लास ज्वाइन कर लो। वरना आप वीओडी से अपने अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट कर लो, बड़े प्यार से हो जाएगा। ठीक है? हाँ जी, वीओडी का यही फायदा है। तो चलिए साहब, हालांकि जो हिंदी कैलेंडर है ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इंग्लिश कैलेंडर हमारे सिलेबस का पार्ट है। अच्छा, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा इंग्लिश कैलेंडर से रिलेटेड। आप लोग पूछोगे कि सर ये जो जनवरी फरवरी मार्च है, मतलब हमने हर महीने में दिनों को डिवाइड कैसे किया? जनवरी फरवरी मार्च, हमने महीनों को कैसे डिवाइड किया, है ना? इनमें दिन कैसे डाले हमने? मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ये हमारे 12 महीने होते हैं। तो इन 12 महीनों के अंदर हमने दिनों की संख्या कैसे डाली कि किस महीने में कितने दिन होंगे। आप लोग जानते हो कि सारा का सारा जो एस्ट्रोलॉजी है ना, यूरोपियन कल्चर है सारा का सारा। ये कैलेंडर भी यूरोपियन कल्चर है, समझ रहे हो? यूरोप में ही सारी कथाएं बनी थी। तो पहले क्या होता था, पहले आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा मैं, कि फरवरी में सबसे कम दिन क्यों होते हैं। फरवरी महीने में सबसे कम दिन क्यों होते हैं? ऐसा क्या हुआ कि फरवरी महीने में ही सबसे कम दिन बने? बाकी महीनों में 30-31 दिन होते हैं, लेकिन फरवरी के महीनों में ही 31 दिन, 28-29 दिन क्यों होते हैं? देखो, हर महीने में जैसे जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगा रही है, वो एक साल में परिक्रमा पूरी करती है 365 दिनों में। लेकिन वो एग्जैक्ट 365 दिन नहीं होते, 365 दिन से कुछ घंटे हमारे एक्स्ट्रा होते हैं। तो हमने हर महीने में 30-31 दिन दिए थे। जैसे मार्च में हमने दिए 31 दिन, अप्रैल में दिए 30, मई में दिए 31, जून में दिए 30, जुलाई में दिए 31, अगस्त में दिए। ये जो जुलाई अगस्त जून अप्रैल है, ये यूरोपियन आपके उनके नाम थे, उनके, है ना, उनके देवी देवताओं के नाम पर ये महीनों के नाम बनाए गए हैं। और जो देवी देवता ज्यादा शक्तिशाली था, जो ज्यादा पावरफुल मानते थे, उसमें 31 दिन दे दिए, जिसको कम मानते थे उसमें हमने 30 दिन दे दिए। सितंबर में कितने दिए? 30, अक्टूबर में 31। अच्छा, आप लोगों को एक और चीज पता है? ये जो सितंबर है ये बना है बेटा सेप्टा। सेप्टा का मतलब क्या होता है? 7। चलो अभी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अक्टूबर में दिए 31, नवंबर में दिए 30, दिसंबर में दिए 31। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जब हमारा कैलेंडर बना था तो जो कैलेंडर का पहला महीना था वो बेटा मार्च था। आप लोगों को पता है कि कैलेंडर की जो शुरुआत हुई है बेटा वो मार्च से हुई है। कैलेंडर की शुरुआत कहाँ से हुई है? कैलेंडर की शुरुआत मार्च से हुई थी। मार्च कैलेंडर का पहला महीना था, अप्रैल दूसरा, मई तीसरा, जून चौथा, और जुलाई पांचवा, अगस्त छठा, सितंबर सातवां, अक्टूबर अक्टूबर था 8, नवंबर था 9, दिसंबर था 10। अभी आपको इस चीज का एहसास होगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखो, सेप्टा का मतलब क्या होता है? सेप्टा का मतलब होता है 7। ऑक्टा का मतलब होता है 8, है ना? नवंबर से बना 9, डेका का मतलब होता है 10। एक्चुअली हुआ क्या
ये यूरोपियन कल्चर में ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 10 महीने थे पहले। यूरोपियन कल्चर में लास्ट 2 मंथ काउंट नहीं करते थे। पता है क्यों नहीं करते थे ये 2 महीने काउंट? क्योंकि वहां पे ना बहुत सर्दी पड़ती थी, मतलब कोई खेती वेती कुछ होती नहीं थी। तो ये 2 महीने ना, आखिरी के 2 महीने वेस्ट माने जाते थे, कुछ वहां पे काउंटिंग नहीं की जाती थी, क्योंकि लोगों का कोई कारोबार कुछ होता नहीं था इन आखिरी के 2 महीनों में, बहुत भयंकर सर्दी पड़ने की वजह से। तो फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जब हम विकसित होने लगे, है ना, जब गर्म देश में भी जाने लगे, तो वहां पे तो भैया महीने काउंट होंगे। तो ये 2 महीने फिर आखिरी में जोड़े गए। तो दिसंबर के बाद जब जनवरी जोड़ा गया तो उसमें 31 दिन जोड़ दिए गए। तो जब जैसे ही जनवरी में 31 दिन रहे, तो फिर हमारे पास फरवरी में जोड़ने के लिए सिर्फ 28 और 29 दिन ही बचे थे। वही रीजन है कि फरवरी में 28 दिन 29 दिन इसलिए होते हैं, क्योंकि फरवरी जब कैलेंडर बना था, तो फरवरी इज द लास्ट मंथ ऑफ कैलेंडर। फरवरी वॉज द लास्ट मंथ ऑफ कैलेंडर जब कैलेंडर बना था। इसी रीजन, जो देखो, जो आखिरी महीना होगा उसी में ही सबसे कम दिन डाले जाएंगे। तो यही रीजन था फरवरी में सबसे कम दिन क्यों होते हैं, है ना, सिंस फरवरी वॉज द लास्ट मंथ ऑफ कैलेंडर। बट बट आज आज फरवरी लास्ट महीना नहीं है, आज फरवरी दूसरा महीना। अब हमने जो शुरुआत करी है वो पहले महीने से, वो जनवरी से शुरू करी है। तो आज के समय में जनवरी ही पहले महीने में काउंटिंग होगी, फरवरी की दूसरे महीने में काउंटिंग होगी। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, है, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, है ना। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि एक बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, किस महीने में छोटा बच्चा सबसे ज्यादा रोता है? किस महीने में बच्चा सबसे ज्यादा रोता है? एक बेसिक कॉमन सेंस। पेयर फॉर्मेशन लेटर सीरीज में जरूरत नहीं थी बेटा, लेटर सीरीज में इंक्लूडेड थे, उसमें नहीं है, तुम अगर क्लास देखोगे तो वहां से। हाँ जी। किस महीने में जो बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा, सबसे कम रोता है? ये बताओ, किस महीने में बच्चा सबसे कम रोता ऐसा कौन सा महीना है जिस महीने में बच्चा हमारा सबसे कम रोता है? एक बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, किस महीने में बच्चा सबसे कम रोता है? जल्दी से बताओ सर। फरवरी के महीने में बच्चा सबसे कम रोता है। सबसे कम फरवरी के महीने में रोता है, क्योंकि फरवरी में सबसे कम दिन होते हैं। तो भैया जिस महीने में सबसे कम दिन होंगे उसी महीने में तो बच्चा सबसे कम रोएगा। ठीक है। 28-29 दिन मिलते हैं बच्चों को रोने के लिए सिर्फ, बाकी महीनों में 30-31 दिन मिलते हैं, तो बाकी महीनों में फूट फूट के रोता है, फरवरी में सबसे कम रो पाता है। और अच्छा, ये जो महीनों के दिन है ये आपको पता ही होगा, है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना, इस हिसाब से महीनों में दिन डिवाइड किए गए हैं। जो चीज ऊपर है उसमें 31 दिन है, जो बीच में है उसमें 30 दिन है। ये यूनिवर्सल अप्रोच है, सबको पता होगी। जनवरी देखो ऊपर 31, फरवरी नीचे, लेकिन फरवरी 28-29, मार्च ऊपर 31, अप्रैल नीचे, मई ऊपर, जून नीचे, जुलाई ऊपर, जुलाई के बाद दोबारा अगस्त ऊपर, 31-31, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये यूनिवर्सल मेथड है कि किस महीने में 31 दिन होते हैं, किस में 30। वैसे 31-30 ऑल्टरनेट होते हैं, जुलाई अगस्त को छोड़कर 31-30, 31-30, 31-30, बस जुलाई अगस्त 31-31, फिर 30-31, 30-31। ये महीनों के दिन होते हैं जो 12 महीने हैं। ठीक है। हाँ जी। तो अभी मैंने जो आपको बताया कैलेंडर से रिलेटेड, जो मैंने आपको जानकारी दी, इस सब जानकारी का हमारे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं था। हमारे एग्जाम में पंचांग से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाएगा। हमारे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि फरवरी में सबसे कम दिन होते हैं। हमारे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि बच्चा किस महीने में सबसे कम रोता है। तो अभी हमारे महीने में, हमारे सिलेबस में ये नहीं, हमारे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि मून साइन सन साइन में डिफरेंस क्या है, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने जो आपको जानकारी दी उसका आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बस बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिक कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी, क्योंकि ये बेसिक सी जानकारी आपको पता होना चाहिए, भले ही आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है इस जानकारी का। चलिए, तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करें फाइनली। इसको पेज को हटा देते हैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसीलिए इस वाले पेज को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो अब हम फाइनली चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कैलेंडर लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। ठीक है। अच्छा, ये बताओ एक साल में कितने दिन होते हैं?
कैलेंडर की जो 1 ईयर है उसमें कितने दिन होते हैं? सर अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 1 साल में हमारे 365 दिन होते हैं, 365 डेज। जैसे कि 2000 जो 25 वर्ष है जो अभी चल रही है, इस 2025 वर्ष में पूरे 365 दिन है पूरे। लेकिन अभी 2024 वर्ष जो कंप्लीट हुई थी, जो पिछली वर्ष थी, उसमें 365 नहीं, उसमें 366 दिन थे, है ना। तो कुछ ईयर्स ऐसे भी हैं जब 366 दिन होते हैं उस पूरी वर्ष के अंदर। जनरली 365 दिन होते हैं, लेकिन कभी कभी 366 दिन भी होते हैं। अच्छा, जब 365 दिन होते हैं तो उस ईयर को क्या बोलते हैं हम? सर उस ईयर को हम बोलते हैं नॉर्मल ईयर। उस ईयर को क्या बोलते हैं? नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर, है ना। हिंदी में कह सकते हैं साधारण वर्ष। हिंदी में कह सकते हैं साधारण। जनरल ईयर, जनरल ईयर भी कह सकते हैं, नॉर्मल ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, जनरल ईयर, कुछ भी नाम इसको दे सकते हो, ठीक है। नॉर्मल ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, जनरल ईयर, साधारण वर्ष। तो जो साधारण वर्ष है उसमें होते हैं सिर्फ 365 दिन। और जब 366 दिन हो जाते हैं तो उस ईयर को हम बोलते हैं लीप ईयर। उस ईयर को क्या बोलते हैं? लीप ईयर, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं अधिवर्ष। जिसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? अधिवर्ष। ये अधि का मतलब क्या होता है? अधिक। अधि वर्ड का मतलब है अधिक। अधिक का मतलब क्या है? अधिक दिन वाला वर्ष। अधिक दिन वाला वर्ष, अधिक दिन वाला, तो अधिक दिन वाले से बन गया अधिवर्ष, दैट इज लीप ईयर। तो ये जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है ये किस मंथ में होता है? दुनिया जानती है कि सर हर साल जो फरवरी होती है, 2025 की जो फरवरी थी वो 28 दिन की थी। हर साल जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है। लेकिन जब अधिवर्ष आता है, लीप ईयर आता है, 366 दिन होते हैं साल में, तो वो जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है 29 दिन का, वो फरवरी में हो जाता है। क्यों हो जाता है फरवरी में एक्स्ट्रा? क्योंकि जब कैलेंडर बनाता तब फरवरी वॉज द लास्ट मंथ ऑफ कैलेंडर। फरवरी सबसे आखिरी महीना था, तो सबसे आखिरी महीने में तो हम दिन जोड़ेंगे, इसीलिए हम फरवरी में 29 जोड़ दिए। बट इसका ये एक बेसिक सी जानकारी थी बस, कि कुछ लोगों की क्यूरियोसिटी होती है ना कि सर फरवरी में ही क्यों जोड़ा गया, तो वो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब। तो फरवरी 28 दिन की हो गई नॉर्मल ईयर में, फरवरी 29 दिन की हो गई लीप ईयर में। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं आगे। सर ये लीप ईयर्स को पहचानते कैसे हैं? लीप ईयर्स को पहचानेंगे कैसे? अगर हम बहुत सारे ईयर्स यहाँ पे लिख दें, है ना। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 2005 लिख दिया मैंने, 2006 लिख दिया, 2007 लिख दिया, 2008 लिख दिया, 2009, 2010, 2011 या 2012, है ना, या 1990, 1992, 1882। तो हमें पता कैसे चलता है ये जो वर्ष है इनमें से ऐसी कौन सी वर्ष है जो कि लीप ईयर है, जो कि अधिवर्ष है ना। हमें पता कैसे चलता है? तो सर बचपन में हमें सिखाया गया था कि अगर किसी भी वर्ष को मैं 4 से भाग करूं, अगर किसी भी वर्ष को 4 से भाग करूं और 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी कि 4 से भाग देने पे जो रिमाइंडर बचे वो बचे 0, तो उस वर्ष को मैं लीप ईयर बोलूंगा, अगर 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए। अच्छा, जब हम 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है लास्ट 2 डिजिट। जैसे कोई भी नंबर है, आपको पता लगाना ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है कि आप पूरे नंबर में 4 से भाग दो, आप आखिरी की 2 डिजिट को चेक करो। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो 100% 4 से डिवाइड होगा, 110%। समझ रहे हो? अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो 0.5 में 4 से भाग जाएगा? सर 0.5 में 4 से भाग नहीं जाएगा, यानी कि ये नॉर्मल ईयर है। 0.6 में 4 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, ये भी नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर होने का मतलब सिंपल है कि इस वर्ष में फरवरी कितने दिन की थी? 28। इस वर्ष में फरवरी कितने दिन की थी? 28। 0.7 में 4 से भाग नहीं जाएगा, यानी कि फरवरी कितने दिन की थी? 28 दिन की थी भाई। लेकिन 0.8 में 4 से भाग चला जाएगा। अगर 0.8 में 4 से भाग चला गया, इसका मतलब ये लीप ईयर है। और फरवरी कितनी थी? 29 दिन की। 0.9 में 4 से भाग नहीं जाएगा, 0.10 में नहीं जाएगा, सॉरी 10 में नहीं जाएगा, 11 में नहीं जाएगा, 12 में 4 से भाग चला जाएगा। फरवरी कितने दिन की आ गई? 29 दिन की।
फरवरी कितने दिन की आ गई? 29 दिन की। तो हमने क्या देखा, क्योंकि 4 से भाग देने पर, है ना, अगर कोई भी ईयर 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो उसमें फरवरी 29 दिन की होगी, यानी कि वो लीप ईयर होगा। और क्योंकि 4 की साइकिल बनी है तो हर 4 साल बाद हमारा लीप ईयर आएगा। यानी कि 2008 लीप ईयर है, उसके 4 साल बाद 2012 लीप ईयर है, फिर 2016, फिर 2020, फिर 24, फिर 28, फिर 32, इस तरीके से। 90 में 4 से भाग नहीं जाएगा, 92 में 4 से भाग जाएगा, 92 लीप ईयर है। लेकिन 82 में 4 से भाग नहीं जाएगा, इसीलिए 82 में जो फरवरी थी, 82 में जो फरवरी थी वो सिर्फ और सिर्फ 28 दिन की थी। देखो 1882 बेटा लीप ईयर नहीं है, 1992 लीप ईयर है। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से, ये बताओ 1800 लीप ईयर है, 1800 भी वर्ष, ये लीप ईयर है, 1800 भी वर्ष है, ये बताओ। हाँ जी, ये लीप ईयर है क्या? 1800 भी वर्ष लीप ईयर है? जल्दी से बताओ फटाफट से। पेयर फॉर्मेशन जो चैप्टर है अल्फाबेट के अंदर, उसमें पिछले 3 साल से किसी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो पीवाईक्यू उसके कैसे बनाए ये बताओ। 10 साल पुराने क्वेश्चन कराए जाए, और फिर जो एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनमें क्या होता है, पिछले 3-4 सालों से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बन रहे होते हैं, तो उसके हम क्या करते हैं, जो एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो अपने कंटेंट में मिक्स कर लेते हैं, जैसे कि, है ना, तो बस वहां से वो हो जाते हैं, तो उसमें अलग से नहीं जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए। 1800वीं वर्ष एक लीप ईयर है कि नहीं है ये बताओ। सर इसमें अगर मैं 4 से भाग दूं तो डेफिनेटली 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो 1800वीं वर्ष थी ना, इसमें जो फरवरी थी वो सिर्फ और सिर्फ 28 दिन की थी। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ गूगल पे। 1800वीं वर्ष में फरवरी, है ना, कितने दिन की थी, गूगल पे चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको। राजू को भेजना एक बार, उससे बोला था बैग के लिए मेरा, गाड़ी से, यहाँ यहाँ रखो, है ना। फरवरी, फरवरी 1800, फरवरी 1800 का कैलेंडर निकालता हूं मैं, तो मैं दिखाता हूँ फरवरी 1800 में कितने दिन थे। देखो ये है फरवरी 1800 का कैलेंडर, देखना। मैं कहाँ गया फरवरी 1800 का कैलेंडर, ये क्या कर लिया, दूसरा कैलेंडर देखते हैं, ये रहा। अबे क्या हो जा रहा है ये, हाँ यहाँ देखो, फरवरी, ये 1800 के पूरे बेटा 12 महीने का कैलेंडर खोल दिया मैंने, 1800वीं वर्ष के पूरे 12 महीने का कैलेंडर खोल दिया। हाँ जी, 1800वीं वर्ष के पूरे 12 महीने का कैलेंडर खोल दिया मैंने। जनवरी 1800वीं वर्ष है, उसका जनवरी महीना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखना फरवरी महीने को ध्यान से देखना। सर फरवरी महीने को अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो इस फरवरी महीने में सिर्फ और सिर्फ 28 दिन है, 29वां दिन है ही नहीं। जबकि 1800 में 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 4 से भाग जाने के बावजूद भी इसमें फरवरी सिर्फ और सिर्फ 28 दिन की, 29 दिन की नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि 1800वीं वर्ष एक शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष को समझते हो आप? शताब्दी वर्ष क्या होती है? सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर। शताब्दी वर्ष जो हर 100 साल बाद आती है, शताब्दी वर्ष जो हर 100 साल बाद आती है, जैसे कि पहली शताब्दी वर्ष थी 100वीं, दूसरी 200वीं, तीसरी 300वीं, 400वीं, 500वीं, 600, 700, दीज ऑल आर सेंचुरी ईयर्स। 800, 900, 1000, 1100, दीज ऑल आर सेंचुरी ईयर। 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800। आप में से कुछ बच्चों ने एक सेंचुरी ईयर देखी है, पता है कौन सी? 2000वीं वर्ष। आप में से कुछ बच्चों ने ये वाली वर्ष देखी है ना। हाँ जी, दीज ऑल आर सेंचुरीज। तो ये जो सेंचुरी ईयर है, ये सारी सेंचुरी ईयर लीप सेंचुरी ईयर नहीं होती है। लीप सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर वो होती है, लीप शताब्दी वर्ष वो होती है जिसमें 4 से नहीं, पूरा पूरा 400 से भाग जाए। अगर 400 से भाग जाने पर रिमाइंडर 0 है
अगर 400 से भाग जाने पर रिमाइंडर 0 है तो वो सेंचुरी ईयर एक लीप सेंचुरी ईयर होगी। जैसे बेटा 400 से भाग 100 में नहीं आएगा, 200 में नहीं, 400 में 400 से भाग जाएगा, 500 में नहीं, 600 में नहीं, 800 में जाएगा, 900 नहीं, 1000 नहीं, 1200 में 400 से भाग जाएगा, 1300, 1400, 1500, 1600 में जाएगा, 17 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, और 2000 में 400 से भाग जाएगा। तो जिस जिस सेंचुरी ईयर में 400 से भाग जाएगा सिर्फ वही सेंचुरी ईयर लीप सेंचुरी ईयर है। फरवरी 2000 कैलेंडर की बात करें तो फरवरी 2000 कैलेंडर में जो डेज थे फरवरी में वो 29 डेज थे, है ना। फरवरी 2000 में 29 दिन थे, ना कि 28, लेकिन फरवरी 1900 में सिर्फ 28 दिन थे। तो सेंचुरी ईयर लीप सेंचुरी ईयर तभी होगी जब वहां पे 4 से नहीं, पूरा पूरा 400 से भाग जाए। किससे भाग जाए? 400 से भाग जाए। लीप सेंचुरी ईयर के लिए 400 से भाग करते हैं, वरना हम किससे भाग करते हैं? वरना हम 4 से भाग करते हैं, वरना हम 4 से भाग करते हैं। ये था लीप ईयर को पहचानने की ट्रिक। या तो तुम भाग करो 4 से, वरना भाग करो 400 से, तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा लीप ईयर है कि नहीं है। 4 से भाग करना है जनरल ईयर में, 400 से भाग करना है जो सिर्फ और सिर्फ सेंचुरी ईयर है। पहचान कैसे होगी सेंचुरी ईयर की? बेटा 2 जीरो दिखाई दे जाएंगे तुम्हें। सेंचुरी ईयर की पहचान होगी, तुम्हें 2 जीरो दिखेंगे। कितने जीरो? 2 जीरो दिखेंगे कम से कम। ये सेंचुरी ईयर की पहचान है। ये सेंचुरी हर 100 साल बाद सेंचुरी ईयर आती है, ठीक है, हर 100 साल बाद सेंचुरी ईयर आती है। चलो मैं तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, मतलब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, है ना। वो बात क्या है? आप लोगों ने बचपन से सुना है हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। 1992 एक लीप ईयर है, 4 से भाग जाएगा। इसके 4 साल बाद 1996 वो भी एक लीप ईयर है ना। इसके 4 साल बाद 2000 वो भी एक लीप ईयर है। इसके 4 साल बाद 2004 वो भी एक लीप ईयर है। इसके 4 साल बाद 2008 वो भी एक लीप ईयर है। हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, ये हमने बचपन से सुन रखा है। सर ऐसे ही 1892 ये भी एक लीप ईयर है, 92 में 4 से पूरा भाग जाएगा। 1896 ये भी एक लीप ईयर है ना, 4 साल बाद। और इसके जो 4 साल बाद आएगी बस वो आई 1900, बट 1900 एक लीप ईयर नहीं है। इसके 4 साल बाद आई 1904, ये एक लीप ईयर है। फिर 1908 भी लीप ईयर है। कहने का मतलब है जनरली हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, जनरली हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है ना। लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आए। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 लीप ईयर के बीच में 8 ईयर्स का गैप आ जाता है। जनरली क्या होता है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, बट कभी कभी 2 लीप ईयर के बीच में 4 की जगह 8 साल का अंतर आ जाता है। और ऐसा तब होता है जब बीच में सेंचुरी ईयर आ जाए और वो सेंचुरी ईयर एक लीप सेंचुरी ईयर ना हो। समझ रहे हो? जैसे अभी हम 2025 में चल रहे हैं, तो 2025 तो लीप ईयर नहीं है। कुछ साल बाद 2092 आएगी जो कि एक लीप ईयर होगी। फिर 2096 होगी, वो भी एक लीप ईयर होगी। लेकिन फिर जब 2100 आएगी वो लीप ईयर नहीं होगी, फिर आ जाएगी 2104, वो लीप ईयर होगी। तो बेटा ऐसी घटना दोबारा घटित होने वाली है कि 2 लीप ईयर के बीच में 8 साल का अंतर आएगा। अभी 2025 तो देखो हो ही गई है ना। और तुम्हें 2104 तक पहुंचना है, तो लगभग तुम्हें 80 साल और जिंदा रहना। तो बस 80 साल बाद तुम्हें ये दोबारा से घटना देखने को मिलेगी, तब तुम मेरे को याद करना कि पीयूष सर ने हमें सही पढ़ाया था। हाँ, हाँ वाकई में 2 लीप ईयर के बीच में 4 की जगह 8 साल का अंतर आ गया। तो ये घटना दोबारा से आपको देखने को मिलेगी 80 साल बाद। सर 80 साल का इंतजार क्यों करेंगे? ये घटना हम गूगल पे नहीं देख लेंगे? गूगल पे भी तो देख सकते हैं कैलेंडर 2100 का। हाँ जी। अब यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक सा डाउट आता है हमारे मन में। जिन बच्चों के पास थोड़ा बहुत दिमाग है उनके मन में एक क्वेश्चन तो उठता है कि सर हर 4 साल बाद ये दिन बढ़ता क्यों है फरवरी में? एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, हर 4 साल बाद ये दिन बढ़ता क्यों है फरवरी में? हर 4 साल बाद ये दिन बढ़ता क्यों है? क्या रीजन है सर हर 4 साल बाद हम हर फरवरी में एक दिन बढ़ा देते हैं? मतलब 365 दिन होते हैं साल में, लेकिन हर 4 साल बाद हम 366 दिन कर देते हैं। ऐसा कारण क्या है? देखो, ऐसा क्या कारण है कि हर 4 साल बाद एक दिन हमारा बढ़ता है? कैलेंडर का जब पहला ईयर था, फर्स्ट ईयर, तो कैलेंडर में पूरे 365 दिन थे। लेकिन ये बात आपको पता है पूरे 365 दिन थे, बट एक्चुअल में पूरे 365 दिन थे नहीं।
वहां पर कुछ घंटे भी एक्स्ट्रा थे, लगभग 6 घंटे एक्स्ट्रा थे। हमने क्या किया, हमने पहली साल में सिर्फ 365 दिन को रखा और इसको इग्नोर कर दिया 6 घंटे को। फिर क्या हुआ, कैलेंडर का दूसरा वर्ष आया, सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में भी क्या हुआ, 365 दिन हमने रख लिए, लेकिन एक्चुअल में दूसरी साल भी 365 दिन के अलावा हमारे पास 6 घंटे और मौजूद थे। फिर हमने क्या किया, सिर्फ 365 दिन को अपने पास रखा, इसको इग्नोर कर दिया। फिर कैलेंडर का थर्ड ईयर आया, चौथा वर्ष। फिर से क्या हुआ, 365 दिन ही हमने अपने पास रखे सिर्फ, और जो बचे हुए 6 घंटे थे वो हमने इग्नोर कर दिए। फिर आया भैया कैलेंडर का चौथा वर्ष, फोर्थ ईयर। और जब कैलेंडर का चौथा वर्ष आया तो 365 दिन हम जैसे ही रखने जा रहे थे अपने पास, और हम 6 घंटों को इग्नोर करने जा रहे थे, लेकिन इससे हुआ क्या, जो 6 घंटे पहली साल इग्नोर किए, दूसरी साल इग्नोर किए, तीसरी साल इग्नोर किए, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो जुड़ेंगे ना। जैसे ही चौथी वर्ष में 6 घंटे एक्स्ट्रा आए, तो ये 6 घंटे पुराने 6 6 घंटों में जुड़कर कितने घंटे बना दिए, 6 चौक 24 घंटे बना दिए, 24। अब 24 घंटे का मतलब है कि इन्होंने आपस में जुड़कर पूरा एक दिन बना दिया, है ना। इन्होंने आपस में जुड़कर क्या बना दिया, पूरा का पूरा एक दिन बना दिया, एक दिन, पूरा का पूरा एक दिन बना दिया। इसीलिए उस चौथी वर्ष में हमें 365 + 24 366 दिन कंसीडर करने पड़े। और जब चौथी वर्ष में हमने 366 दिन कंसीडर किए, तो उस ईयर को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया, लीप ईयर। और क्योंकि ऐसा कारनामा चौथी वर्ष में हुआ, तो फिर हर चौथी वर्ष में ये कारनामा होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। तो ये कारनामा हर चौथी वर्ष में होता चला गया। समझ रहे हो। अब यहां तक तो चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। पता चल गया ना लीप ईयर में एक दिन क्यों एक्स्ट्रा होता है, फरवरी 4 साल बाद 28 की जगह 29 दिन की क्यों हो जाती है। लेकिन 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 कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी तो अब शुरू हुई है। सर आपने कहा 1892 में आपने फरवरी 29 की कर दी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये लीप ईयर है। फिर इसके 4 साल बाद 1896 में भी आपने फरवरी 29 की कर दी, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये भी लीप ईयर है। लेकिन सर फिर इसके 4 साल बाद जैसे ही 1900 वर्ष आई, तो आपने वो एक दिन बढ़ाया क्यों नहीं, यहाँ पे फरवरी 28 की ही क्यों रखी। इन 4 सालों में ये 6 6 घंटे कहाँ चले गए। क्वेश्चन एक्चुअल में ये बना कि इन 4 सालों में ये जो 6 6 घंटे एक्स्ट्रा आ रहे थे सर, ये 6 6 घंटे कहाँ चले गए इन 4 सालों में। एक्चुअल में पता है कहाँ चले गए। हुआ यूं हुआ यूं कि एक्चुअल में ये पूरे 6 घंटे होते ही नहीं है, ये 5 घंटे कुछ मिनट और कुछ सेकंड होते हैं। ये 5 घंटे 48 मिनट लगभग कुछ सेकंड के आसपास होते हैं, 10 12 सेकंड के आसपास। ये पूरे 6 घंटे होते ही नहीं है। तो ये 6 घंटों में कुछ कमी होती है, कुछ कमी होती है। तो एक्चुअली हुआ क्या, जब चौथी वर्ष में हमने वो 6 वर्ष जोड़े, तो लगभग 24 घंटे नहीं, लगभग 23 घंटे बने। कितने घंटे बने हमारे, 23 घंटे बने। यानी कि यहां पर कितने घंटों की कमी रह गई, 1 घंटे की कमी रह गई। तो एक्चुअल में हम हर चौथे वर्ष में 366 दिन तो कर रहे थे, लेकिन हमारा मन जानता था कि ये 366 पूरे नहीं है, यहां पर 1 घंटे की कमी है। अच्छा, 1 घंटे की कमी पहले चौथे वर्ष में हुई, वही 1 घंटे की कमी 8वीं वर्ष में हुई, भाई 8वां यानी कि दूसरा लीप ईयर। वही 1 घंटे की कमी तीसरे लीप ईयर में हुई, यानी कि 12वां वर्ष। तो ऐसे करते 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 हर मतलब 1 घंटे की कमी 96वीं वर्ष में भी हुई, 96th ईयर में भी हुई। और जैसे ही हम 100वीं वर्ष पे पहुंचे, 100th ईयर पे पहुंचे, तो लगभग लगभग पूरे 24 घंटे की कमी हो गई थी 100वीं वर्ष में। अब जब 100वीं वर्ष में 24 घंटे की कमी हो गई, तो वो 100वीं वर्ष में हमने एक दिन बढ़ाया नहीं, और वहां पर हमने 366 की जगह 365 दिन ही रखे। यानी कि जो पहली 100वीं वर्ष थी कैलेंडर की, वो लीप ईयर नहीं मानी गई। लेकिन वहां पर भी पूरा एक दिन कम नहीं हुआ,
वहां पर भी कुछ घंटे बच गए। फिर 200वीं वर्ष भी हमने लीप ईयर नहीं मानी, वहां पर भी कुछ घंटे बचे। फिर 300वीं वर्ष भी हमने लीप ईयर नहीं मानी, वहां पर भी कुछ घंटे बचे। लेकिन 400वीं वर्ष को हमारी मजबूरी हो गई लीप ईयर मानना, क्योंकि जो कुछ घंटे यहाँ पे बच रहे थे वो यहाँ पर ऐड होकर पूरे एक दिन बना रहे थे। तो इस तरीके से साइकिल घूमती चली गई। तो ये बेसिक सा डाउट था कि हर 4 साल में एक दिन बढ़ता क्यों है, इस रीजन की वजह से। लेकिन 100वीं वर्ष में नहीं बढ़ता, हर शताब्दी में नहीं बढ़ता, इस रीजन की वजह से, क्योंकि ये पूरे 24 घंटे नहीं होते, 24 घंटे में कुछ घंटों की कमी होती है। तो इट्स ऑल अबाउट रोटेशन अराउंड द सन, है ना। तो बेसिक सा डाउट था, बेसिक सी क्यूरियोसिटी थी हमारे अंदर, वो मैंने दूर करी। बट इस क्यूरियोसिटी का हमारे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो। इसलिए इस पेज को मैं इरेज कर देता हूं, क्योंकि इस घटना का हमारे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एग्जाम लिखित एग्जाम नहीं है कि वो आपसे पूछेगा कि बताओ हर 4 साल में एक दिन बढ़ता है बट हर शताब्दी में वो दिन नहीं बढ़ता है, उसके पीछे कारण क्या है। ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया, बस आपकी क्यूरियोसिटी को शांत कर दिया, ताकि आपके मन में, आपके जहन में कुछ डाउट ना रह जाए उस रीजन की वजह से। तो अभी अगर मैं सिलेबस की बात करूं, तो सिलेबस के हिसाब से कैलेंडर चैप्टर में आपने क्या सीखा है। अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर में बस हमने एक ही चीज सीखी है कि लीप ईयर्स क्या होते हैं, लीप ईयर्स की पहचान कैसे होती है। तो बस लीप ईयर्स की पहचान करने की ट्रिक मैंने आपको क्या बताई है। लीप ईयर्स को पहचानने की ट्रिक है 4 से भाग करो, और अगर 4 से भाग करके रिमाइंडर आना चाहिए 0, लास्ट 2 डिजिट में भाग करो, पूरे नंबर में भाग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष दिख रही है तो लीप शताब्दी वर्ष के लिए हमें भाग करना होता है 400 से। लीप शताब्दी वर्ष के लिए किससे भाग करना होता है, 400 से भाग करना होता है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस सिर्फ हमने ये जानकारी हासिल करी है, इसके अलावा कुछ भी जानकारी हासिल नहीं करी। बस एक सिंगल पॉइंट हमने ये पढ़ा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक हमने। सिलेबस की अगर मैं बात करूं, वो जो सनसाइन मून साइन वाली बात थी, दिन एक्स्ट्रा कम ज्यादा, फरवरी में ही क्यों 28, ये सारी जो बातें थी ये एक्स्ट्रा बातें थी। 2000 में बेटा 400 से पूरा पूरा भाग जाएगा, 400 से पूरा पूरा भाग जाएगा, इसीलिए लीप ईयर है। और फिर मैंने बताया ना कि हर शताब्दी लीप ईयर, हर शताब्दी नॉर्मल ईयर नहीं होती, कुछ शताब्दियां लीप ईयर मानी गई। क्यों? क्योंकि हर शताब्दी में जो हम एक दिन कम कर रहे थे वो पूरा दिन कम नहीं हो रहा था, उसमें भी कुछ घंटे बचे जा रहे थे। तो फिर वो 3 शताब्दी में हमने लीप ईयर नहीं मानी, तो वो घंटे ऐड हो गए, चौथी शताब्दी में जुड़ गए, वो लीप ईयर बन गई चौथी शताब्दी, है ना। हाँ जी, चलिए साहब, तो यहां तक पूरी कहानी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए साहब, तो मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं बेस्ड ऑन लीप ईयर। लीप ईयर पर आधारित आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं एग्जाम में, जरा वो क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। लीप ईयर पे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, किस तरीके से पूछे जाएंगे, है ना। प्लीज सॉल्व माई प्रॉब्लम। क्या दिक्कत होगी भैया, है? आपका नाम तो राकेश है? राकेश सर हमारे करियर बिल के मालिक हैं, और तुम्हारा नाम भी हमारे सर से, सर का ही है, और तुम तो मालिक आदमी हो यार, तुम्हें किस बात की प्रॉब्लम हो जाएगी, है? क्यों भाई, तुम्हें किस बात की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि सर बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आपने सिखाया है लीप ईयर का, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, है ना। एग्जैक्टली कैलेंडर में क्या करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सॉल्व करेंगे, ताकि हमें पता चलता रहे कि जो हम सीख रहे हैं वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। समझ रहे हो? हाँ जी। निम्नलिखित में से विषम छांटिए, इनमें से एक ऐसा नंबर है जो सबसे अलग है, वो छांटना है। बताओ कौन सा नंबर है सबसे अलग। फाइंड ऑड वन आउट, इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे अलग है, सबसे अलग है। हम्म सर, अगर मैं 92 को 4 से भाग करूंगा, तो सर 92 में 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी कि जो फरवरी है 1992 में वो लीप ईयर है, यानी कि 29 दिन की है। 1900 में बेटा मुझे भाग करना होगा 400 से, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, और 400 से भाग नहीं जाएगा, यानी कि 1900 हमारी नॉर्मल ईयर है, फरवरी 28 दिन की है।
1800 में भी मुझे 400 से भाग करना पड़ेगा, नहीं जाएगा, यानी कि नॉर्मल ईयर है, फरवरी 28 दिन की है। 82 में 4 से भाग नहीं जाएगा, यानी कि नॉर्मल ईयर है, फरवरी 28 दिन की है। तो इन चारों वर्ष में से सबसे जो अलग वर्ष है वो कौन सा है? 1992, क्योंकि 1992 ही ऐसा वर्ष है डेट इज लीप ईयर। 1992 को छोड़कर सारे के सारे मेरे नॉर्मल ईयर है। 1900 भी नॉर्मल ईयर है, 1800 भी नॉर्मल ईयर है, और 1882 भी मेरा नॉर्मल ईयर है। ये सभी एक साधारण वर्ष है, बट ये असाधारण वर्ष है, यानी कि लीप ईयर है, डेट इज लीप ईयर, अधिवर्ष, अधिक वर्ष। ठीक है, तो 1992 इसका आंसर है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे मैथ्स के बेसिस पे, मैथ्स की कैलकुलेशन कर रहे थे, वो देख रहे थे नंबर प्राइम तो नहीं है, स्क्वायर तो नहीं है, क्यूब तो नहीं है। तो बेटा ये क्वेश्चन मैथ्स की कैलकुलेशन से सॉल्व नहीं होगा, बेसिकली ये कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बच्चे वहां पर कुछ बच्चे समझ नहीं पाए थे कि ये नंबर्स जो लिखे हैं ये मैथ्स के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करने हैं, ये नंबर्स किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने हैं? ये कैलेंडर ईयर है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ जी। तो इन चारों वर्षों में से सिर्फ ऑप्शन ए 1992 लीप ईयर है, बाकी सारी की सारी जो वर्ष हैं वो नॉर्मल ईयर है। इसीलिए चारों वर्ष में से कौन सी वर्ष सबसे अलग है? ऑप्शन ए अलग है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। क्लास लैपटॉप में क्लास नहीं चल रही है और मैथ्स की कुछ क्लासेस चल नहीं रही है। लैपटॉप देखो, आज एप्लीकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। चलिए साहब, वर्ष 2009 और 2019 के बीच अधिवर्षों की संख्या बताइए। हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर बिटवीन 2009 एंड 2019? जल्दी से काउंट करो बेटा, फटाफट। एरर 500 आ रहा है कुछ क्लासेस में, ओके, हो जाएगी प्रॉब्लम रिजॉल्व। 2009 और 2019 के बीच में देखो, कुछ वर्ष से क्या करते हैं, जब नंबर ऑफ लीप ईयर्स कैलकुलेट होते हैं तो 4 से भाग कर देते हैं, और जितनी बार 4 से भाग जाता है उतने लीप ईयर काउंट कर लेते हैं। समझ रहे हो? जैसे कि टोटल लीप ईयर कैलकुलेट करना सिखाता हूँ मैं आपको। अभी तो आपने लीप ईयर को पहचानना सीखा, अब मैं आपको टोटल लीप ईयर कैलकुलेट करना बताता हूँ। टोटल लीप ईयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुल कितने लीप वर्ष है। जैसे कैलेंडर के जब पहले 5 साल बीते, कैलेंडर के जब पहले 5 साल बीते तो पहले 5 साल में कितने लीप ईयर थे? कैलेंडर के पहले 10 साल में कितने लीप ईयर थे? कैलेंडर के पहले 15 साल में कितने लीप ईयर थे? कैलेंडर के पहले 25 साल में कितने लीप ईयर थे? कैलेंडर के पहले 50 वर्ष में और कैलेंडर के पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर थे? कैलकुलेट करना। सर पहले 5 साल में सिर्फ एक ही लीप ईयर था, डेट इज फोर्थ लीप ईयर। पहले 10 साल में 2 लीप ईयर थे, 2 लीप ईयर थे, चौथा और आठवां। पहले 15 साल में 3 लीप ईयर थे, चौथा, आठवां, 12वां। सर 4 से भाग करो, जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतनी लीप ईयर। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 छिंग 24, 12 चौक 48। पहले 50 साल में 12 लीप ईयर। अब अगर मैं 100 में 4 से भाग करूं तो भाग जाएगा 25 बार। तो हमारे पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होने चाहिए? 25 लीप ईयर होने चाहिए। पहले जो कैलेंडर के 100 ईयर्स थे उसमें कितने लीप ईयर होने चाहिए? 25। कौन कौन से लीप ईयर है? चौथा वर्ष से लीप ईयर, आठवां वर्ष से लीप ईयर, 12वां वर्ष से लीप ईयर, ऐसे डॉट डॉट डॉट, 92वां वर्ष से लीप ईयर, 96वां वर्ष से लीप ईयर, और एक है 100वां वर्ष लीप ईयर। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने कॉन्सेप्ट सीखा, अगर आप इन ईयर्स को ऐड करोगे तो ये टोटल वैल्यू हमारी कितनी बनेगी? 25। काउंट करो, 1 2 3 4 5 23 24 25। ये टोटल जो लीप ईयर है ये 25 लीप ईयर है। 25 लीप ईयर है, क्योंकि 100 में 4 से 25 बार भाग जा रहा है और ये टोटल 25 हो गए, तो हमने 25 लीप ईयर कर दिए। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा कि कैलेंडर की ये जो 100वीं वर्ष है ये लीप ईयर नहीं है, ये नॉर्मल ईयर है, इसमें 400 से भाग नहीं जा रहा, ये हमारी नॉर्मल ईयर है। तो एक्चुअल में ये जो 100वीं वर्ष है ये लीप ईयर नहीं है। तो कैलेंडर के पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर आए? सिर्फ और सिर्फ 24 ही लीप ईयर आए। कैलेंडर के पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर आए? सिर्फ और सिर्फ 24 ही लीप ईयर आए, सिर्फ और सिर्फ 24।
इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए मुझे बताओ, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए बताओ, पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर आए, पहले 200 वर्ष में कितने लीप ईयर आए, पहले 300 वर्ष में कितने लीप ईयर आए, और कैलेंडर के पहले 400 वर्ष में कितने लीप ईयर आए। सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके बताओ। सेम जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है, नंबर ऑफ लीप ईयर्स के लिए, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई करो। 4 से भाग दो, जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने लिए, 4 से भाग दिया 25 बार भाग दिया, बट हमें पता है एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ 24 ही लीप ईयर होंगे, क्योंकि जो 100वीं वर्ष है वो एज ए लीप ईयर काउंट नहीं हो रही है। 4 से भाग करूंगा 50 बार भाग जाएगा, लेकिन बेटा जब 200 वर्ष काउंट हुई कैलेंडर की, तो 100वीं वर्ष और 200वीं वर्ष ये दोनों लीप ईयर नहीं है, इसीलिए कितने लीप ईयर काउंट होंगे, 48। 300 में 4 से भाग करो, कितनी बार भाग जाएगा, 75। लेकिन 300 वर्ष तक अगर मैं देखूं, 100वीं वर्ष, 200वीं वर्ष और 300वीं वर्ष, ये जो 3 सेंचुरी ईयर थी स्टार्टिंग की, ये तीनों लीप ईयर नहीं है, इसलिए टोटल कितने लीप ईयर काउंट होंगे, 72। और अगर पहले 400 साल को 4 से भाग करोगे तो 100 लीप ईयर आने चाहिए। लेकिन पहले 400 वर्ष तक बेटा कैलेंडर की पहली शताब्दी, कैलेंडर की दूसरी शताब्दी और कैलेंडर की तीसरी शताब्दी, ये तीनों ही लीप ईयर नहीं थी, लेकिन चौथी शताब्दी लीप ईयर थी, इसीलिए -3 ही होगा। और कैलेंडर के 400 वर्ष में कितने लीप ईयर आएंगे, 97 लीप ईयर आएंगे। तो कैलेंडर के पहले 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, पहले 200 साल में 48, पहले 300 साल में 72, पहले 400 साल में 97 लीप ईयर होते हैं। तो अब आगे से याद रखना, 400 में 100 लीप ईयर नहीं होते, 97 होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि 400 वर्षों तक 3 ऐसी सेंचुरी है जो लीप ईयर काउंट नहीं होती। 300 वर्षों तक 3 ऐसी सेंचुरी है जो लीप ईयर काउंट नहीं होती। 200 वर्षों तक 2 ऐसी सेंचुरी है जो लीप ईयर काउंट नहीं होती। और 100 वर्ष में पहली ही ऐसी सेंचुरी है, सिर्फ एक ही ऐसी सेंचुरी है जो एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होती। चलो, अब मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है आप लोगों से, 100 वर्ष में कितने लीप ईयर है? अब आप डायरेक्ट लिखो बेटा आंसर, वो कैलकुलेशन आपने पिछले पेज पे कर ली, अब आप डायरेक्ट आंसर लिखकर बताओ, डायरेक्ट। और ये लिखो कैलेंडर की फर्स्ट सेंचुरी, पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर थे। कैलेंडर की सेकंड सेंचुरी, दूसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर थे। कैलेंडर की थर्ड सेंचुरी, तीसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर थे। और कैलेंडर की फोर्थ सेंचुरी, चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर थे। काउंट करो, 100 वर्ष में कितने, 200 में कितने, 300 में कितने, 400 में कितने, पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, चौथी शताब्दी। पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी और चौथी शताब्दी। हाँ जी, टोटल लीप ईयर कैलकुलेट करके बताओ डायरेक्ट। सर जो कैलेंडर के पहले 100 वर्ष थे उसमें 24 लीप ईयर थे, अभी काउंट किए, इसमें 48 थे, इसमें 72 थे और इसमें 97। क्यों थे उसका रीजन भी हमने जान लिया। और पहली शताब्दी में 24 ही लीप ईयर थे पहले 100 वर्ष में। अच्छा, दूसरी शताब्दी का मतलब क्या है? देखो, पहली शताब्दी का मतलब है 1 से लेके 100 तक, और दूसरी शताब्दी का मतलब है 101 से लेके 200। दूसरी शताब्दी में भी एक्चुअल में 100 ही वर्ष है। दूसरी शताब्दी में भी एक्चुअल में 100 ही वर्ष है, और इन 100 वर्ष में 24 ही लीप ईयर थे। तीसरी जो शताब्दी थी वो शुरुआत हुई 201 से, खत्म हुई 300 पर। ठीक है, तीसरी शताब्दी भी 100 वर्ष थी और इसमें भी 24 ही लीप ईयर थे। चौथी शताब्दी की जो शुरुआत हुई है वो 301 से हुई है और खत्म हुई है 400वीं वर्ष पर। और इन 100 वर्षों में थे पूरे 25 लीप ईयर, क्योंकि जो 400वीं वर्ष थी वो लीप ईयर थी। जो 400वीं वर्ष थी वो लीप ईयर थी। समझ रहे हो? लिख लो बेटा डेटा। 100 वर्ष में 24, 200 में 48, 372, 400 में 97। लेकिन अगर एग्जाम में पूछे पहली शताब्दी में कितने थे, तो 24, दूसरी में भी 24 थे, तीसरी में भी 24 थे। लेकिन जो कैलेंडर की चौथी शताब्दी थी उसमें थे 25 लीप ईयर।
जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे बेटा, एक से शुरू करते हैं। कैलेंडर जो शुरू हुआ है वो 1 जनवरी 0001 से शुरू हुआ है। ये कैलेंडर की पहली तारीख है। कैलेंडर की शुरुआत एक से हुई है, एक से। देखो अभी हम 2000, आज की तारीख क्या है? आज कितनी डेट है भाई? 12 जून। आज की डेट है 12 जून 2025। तो आप मुझे बता सकते हो कि हम किस शताब्दी में हैं? विच सेंचुरी, कौन सी शताब्दी है हमारी? एंड विच ईयर, और कौन सी वर्ष है? बता सकते हो? हम कैलेंडर की किस वर्ष में है ना? हम कैलेंडर की किस वर्ष में है और किस शताब्दी में है? कौन सा वर्ष चल रहा है और कौन सी शताब्दी चल रही है? ये बताओ, ये कौन सा वर्ष है और कौन सी शताब्दी है? कौन सा वर्ष है, कौन सी शताब्दी है? सर वर्ष तो सबको पता है, 25वां साल है। 25वां साल है ये, 25वां वर्ष है। 25वें वर्ष के महीने, जनवरी कंप्लीट हो गया, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक हम पहुंच चुके हैं। लेकिन ये सेंचुरी कौन सी है? सेंचुरी सर 2000 के बाद, ये एक्चुअली 21वीं शताब्दी है। 21वीं शताब्दी ये है 21st सेंचुरी, ना कि 2000। ये 21वीं शताब्दी है। जैसे कि आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, तो जब लिखा होता है ना 2.5 ओवर्स, तो इसका मतलब होता है ये जो है तीसरे ओवर की, ये तीसरे ओवर की पांचवी बॉल होती है। तीसरे ओवर की पांचवी बॉल, यही तो इसका मतलब होता है, तीसरे ओवर की पांचवी बॉल। तो 2.5 का मतलब है कि तीसरा ओवर चल रहा है। तो वही शताब्दी के साथ खेल है। 2025 का 2000 में 2000 शताब्दी पूरी हो गई। आप मुझे बता सकते हो 21वीं शताब्दी का पहली तारीख और 21वीं शताब्दी की आखिरी तारीख? बताओ, 21वीं शताब्दी की पहली तारीख, पहली तारीख लिख के बताओ इनमें से कौन सी है। लेकिन मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, तुम्हें डायरेक्ट लिखनी है। 21वीं शताब्दी की आखिरी तारीख, फर्स्ट डेट ऑफ 21st सेंचुरी, लास्ट डेट ऑफ 21st सेंचुरी। जल्दी से बताओ, फर्स्ट डेट क्या होगी 21st सेंचुरी की? फर्स्ट डेट ऑफ 21st सेंचुरी एंड लास्ट डेट ऑफ 21st सेंचुरी क्या क्या रही होंगी? सर फर्स्ट डेट की बात करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है 1 जनवरी आता है। 1 जनवरी आता है, लेकिन ईयर कौन सा लिखोगे? 21st सेंचुरी। 1 जनवरी बच्चे लिख रहे हैं 2000। 1 जनवरी 2000 लिख रहे हैं। एक बच्चा लिख रहा है 1 जनवरी 2001। एक बच्चा लिख रहा है 1 जनवरी 2009। अबे तुम 2000, बेटा 1 जनवरी ये है 21वीं शताब्दी की पहली तारीख। और आखिरी का मतलब तो 31 दिसंबर होता है। 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2100, 31 दिसंबर 2100, ये 21वीं शताब्दी की आखिरी तारीख होगी। 1 जनवरी 2001 21वीं शताब्दी की पहली तारीख। समझे? 1 जनवरी 2000 नहीं होगी बेटा। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2000। 2000 कैसे हो जाएगी? 2000 भी जो वर्ष है वो 19वीं शताब्दी है। 2001 से 21वीं शताब्दी पूरी होगी। सॉरी, वो 20वीं शताब्दी है। जो 2000 तुम लिख रहे हो ना, वो 20वीं शताब्दी है। 2001 से 21वीं शताब्दी की शुरुआत हुई है। चलो, तो जो कंफ्यूजन होगा तुम्हें पहली और आखिरी तारीख में, वो आप समझ गए होंगे। क्या कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। तो समझ गए ना? पहली शताब्दी 1 से लेके 100 तक है। दूसरी शताब्दी 101 से लेके 200 तक। तीसरी 201 से लेके 300 तक। चौथी 301 से लेके 400 तक। समझ रहे हो? जी हाँ। हम्म। चलो, तो ये तो हमने जो टोटल लीप ईयर्स काउंट किए वो पर्टिकुलर ईयर्स में किए। लेकिन अगर एग्जाम में मान लो कोई ईयर गिवन हो, तो वहां पे हम 4 से भाग दे के लीप ईयर नहीं पता लगा सकते। अगर एग्जाम में पर्टिकुलर ईयर गिवन है, जैसे 2005 से लेके 2005 से लेके 2005 से लेके 2005 से लेके 2013 तक, नहीं 2005 से लेके, हाँ 2000
11, 11 लोगे या 2015, 2005 से लेके 2015, बताओ कितने लीप ईयर है ना। फिर आप कैलकुलेट करना 2003 से लेके 2013 कितने लीप ईयर है। फिर आप कैलकुलेट करना 1893 से लेके 1903 कितने लीप ईयर है। नंबर ऑफ लीप ईयर्स काउंट करो सर। यहां पर 5 से लेके 15 सर 10 साल का अंतर है ना। 3 से लेके 13 10 साल का अंतर है, और 93 से लेकर 1903 10 साल का अंतर है। तो अंतर हर बार 10 ही साल का है, और हमने क्या जाना है कि सर 10 साल में 2 लीप ईयर होते हैं, 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, 2 लीप ईयर हुए, 4 दूनी 8 2, 4 दूनी 8 2। लेकिन 2 लीप ईयर तब होंगे जब एग्जाम में पूछा जाए 10 साल में कितने लीप ईयर है। बट अगर मान लो एग्जाम में पर्टिकुलर ईयर्स गिवन है, तो फिर हम 4 से भाग दे के लीप ईयर कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर हमें इंडिविजुअल लीप ईयर काउंट करने पड़ेंगे, इंडिविजुअल कितने हैं। जैसे कि 2005 लीप ईयर नहीं है, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, पहला जो लीप ईयर है वो 2008 है। और हमें पता अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 2008 के बाद 2012 आएगा। अच्छा 2016 तो बाहर हो जाएगा, तो इन 10 साल में आएंगे 2 लीप ईयर। सर 2003 लीप ईयर नहीं है, 2004 पहला लीप ईयर 2004 है। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16 हो जाएगा बाहर। तो इन 10 साल में कितने लीप ईयर काउंट हुए हैं, 3 लीप ईयर काउंट हुए हैं। सर 1893 लीप ईयर नहीं है, 1894 नहीं है, 95 नहीं है, पहला लीप ईयर 1896। इसके 4 साल बाद 1900, लेकिन 1900 भी लीप ईयर नहीं है, फिर 1904 भी 4 आए, लेकिन 4 इससे बाहर। तो इन 10 साल में सिर्फ एक ही लीप ईयर आएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जरूरी नहीं है कि हर 10 साल में 2 ही लीप ईयर आए, वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर ईयर पर। 10 साल में 2 लीप ईयर भी हो सकते हैं, 10 साल में 3 लीप ईयर भी हो सकते हैं, 10 साल में 1 लीप ईयर भी हो सकता है। समझ रहे हो। 10 साल में 1 भी हो सकता है, 10 साल में 2 भी हो सकते हैं, और 10 साल में 3 लीप ईयर भी हो सकते हैं, वो ईयर पर डिपेंड करता है। बट अगर सिर्फ ये पूछा जाए 10 साल में कितने, तो सीधा हम 2 आंसर देंगे। तो अब मैं उम्मीद करता हूं टोटल लीप ईयर कैलकुलेट करना आप लोग सीख गए होंगे। तो अभी तक आपने 2 कॉन्सेप्ट सीखे। पहला कॉन्सेप्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई अ ईयर वेदर इट इज लीप ईयर और नॉट, कैसे पहचाने कि वो लीप वर्ष है कि नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट, टोटल लीप ईयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर टोटल ईयर्स गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करना है, या पर्टिकुलर ईयर्स गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए साहब, तो अब आप आंसर दो इस सेकंड क्वेश्चन का। आप आंसर दो सेकंड क्वेश्चन का। बैंकिंग में बेटा कैलेंडर चैप्टर है ही नहीं। वर्ष 2009 और 2019 के बीच में कितने लीप ईयर है। तो बेटा पर्टिकुलर ईयर के बिना 10 साल का अंतर है, लेकिन 10 में मैं 4 का भाग करके 2 लीप ईयर कैलकुलेट करूं, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं करना है। यहाँ पे इंडिविजुअल काउंटिंग करनी है। 2009 लीप ईयर नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 2012 पहला लीप ईयर है, 2012। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 2016, 2020। लेकिन 2020 19 के बाहर चला गया, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही लीप ईयर काउंट हुए, 12 और 16। ठीक है। हाँ जी। पहली शताब्दी में कुल कितने दिवस थे, हाउ मेनी लीप ईयर्स वर इन द फर्स्ट सेंचुरी। जो कैलेंडर की पहली शताब्दी थी, यानी कि जो कैलेंडर के पहले 100 वर्ष थे बेटा, उसमें कितने लीप ईयर थे। सर कैलेंडर के पहले 100 वर्ष को 4 से भाग करोगे, कितनी बार भाग जाएगा, 25 बार। लेकिन दुनिया जानती है कि 100वीं वर्ष लीप ईयर नहीं थी, तो 25 की जगह कैलेंडर में कितने लीप ईयर थे पहली शताब्दी में, सिर्फ और सिर्फ 24 लीप ईयर थे, है ना। कितने थे, सिर्फ और सिर्फ 24 लीप ईयर थे। दूसरी शताब्दी जो थी बेटा 201 से लेकर 300 तक थी, उसमें भी 100 वर्ष का अंतर था। उस 100 वर्ष में भी 25 लीप ईयर होने चाहिए थे, लेकिन 200 वर्ष लीप ईयर नहीं थे, इसीलिए उसमें भी 25 की जगह कितने लीप ईयर थे, 24 लीप ईयर थे। और जो कैलेंडर की चौथी शताब्दी थी, चौथी शताब्दी फोर्थ सेंचुरी, यानी कि हम 400 वर्षों की बात नहीं कर रहे, हम फोर्थ सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 301 से लेकर 400 तक। उन 100 वर्ष में भी 25 लीप ईयर थे, लेकिन अब जो चौथी शताब्दी है वो लीप ईयर मानी जाएगी, इसलिए अब 25 का 25 ही आंसर रह जाएगा। अब 25 का 25 ही आंसर रह जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर दो बेटा सोच समझ कर, इस क्वेश्चन का आंसर दो सोच समझ कर। 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है,
हाउ मेनी टाइम्स 29 डेट कम इन 400 ईयर? 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है? बेटा 29 फरवरी कितनी बार आएगी? सीधी सी बात है, जितने 400 वर्षों में लीप ईयर होंगे, क्योंकि हर लीप ईयर में ही फरवरी 29 की होती है, तो जितने लीप ईयर होंगे 400 वर्षों में उतनी बार 29 फरवरी आएगी। और 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 100 नहीं, 97 होते हैं। रीजन हमें पता है 97 क्यों होते हैं, रीजन हमें पता है 97 क्यों होते हैं। चलिए साहब, ये और बढ़िया क्वेश्चन है, और कुछ बच्चों को ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों एक जैसे लग रहे होंगे, दोनों एक जैसे लग रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, जबकि दोनों क्वेश्चन में फर्क है। 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है? क्वेश्चन नंबर 6 ये था कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 है कि 29 तारीख कितनी बार आएगी, 29 तारीख कितनी बार आएगी। और तारीख में तो बेटा फर्क है, क्योंकि तारीख तो हर महीने में 29 की होती है। 97 आंसर मत देना, 29 तारीख बेटा हर महीने में आती है, सिर्फ फरवरी में नहीं आती। 29 तारीख जनवरी में भी आती है, मार्च में भी आती है। 29 तारीख बेटा हर महीने में आती है। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12, लेकिन 12 के 12 महीने में नहीं आती, बट 11 महीने में 29 तारीख तो आती ही आती है। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 11 के 11 महीने में 29 तारीख। 29 फरवरी की बात नहीं कर रहे हम, 29 तारीख की बात कर रहे हैं, तारीख। 29 डेट की बात कर रहे हैं। पिछला क्वेश्चन था 29 फेब, फेब तो लीप ईयर में ही आती है, बट 29 तारीख हर महीने में आती है। समझ रहे हो? हाँ जी, तो एक साल में 11 बार तो आनी आनी है, तो पूरे 400 साल में कितनी बार आएगी? 11 इंटू 400, यानी कि 4400 बार तो 29 तारीख आनी ही आनी है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती 4400 बार आने में। अब इसमें वो फरवरी जोड़ दो जो 29 तारीख के बन गए थे। कितने ऐसे फरवरी हैं 400 वर्षों में 29 तारीख के बन गए थे? 97 ऐसे फरवरी हैं जो 400 वर्षों में 29 तारीख के बन गए थे। इसीलिए 400 वर्षों में 29 तारीख आएगी 4497 बार। 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 97 बार। लेकिन 29 तारीख कितनी बार आएगी? 4497 बार। 4497 बार। समझ रहे हो? हाँ जी। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ ये 7 क्वेश्चन किए हैं सॉल्व, ओनली 7 क्वेश्चन। जब आप कल का सेशन अटेंड करो तो इन 7 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना। मैंने आपको सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। क्या क्या? व्हाट आर द लीप ईयर्स, लीप वर्ष क्या होते हैं, या तो 4 से भाग जाए या 400 से। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने सीखा है कि कितने लीप वर्ष आते हैं 10 साल में, 15 में, 20 में, 100 में, 200 में, 300 में, 400 में। और अगर कोई पर्टिकुलर ईयर गिवन है तो वहां पे इंडिविजुअल काउंटिंग है। बस ये 2 कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं, लीप ईयर्स क्या होते हैं और लीप ईयर्स कितने होते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा। इसके अलावा जो भी मैंने आपको बातें बताई थी कि फरवरी में ही सबसे कम दिन क्यों बने, बच्चा किस महीने में सबसे कम रोता है ना, और और हर चौथी वर्ष में दिन क्यों बढ़ता है, और शताब्दी में वो दिन क्यों नहीं बढ़ता है, ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई इनका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज थी, है ना। जी हाँ, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया। मिलते हैं कल आपसे ठीक 2:30 बजे। गुड बाय, थैंक यू सो मच।